नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ के समापन और पीएम मोदी की माफी की, यूपी में भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नए चेहरे की और तमिलनाडु में चुनाव से पहले छिड़े भाषा विवाद की। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चैंपियन ट्रॉफी में पाक की हार से हड़कंप, संसद में उठेगा मुद्दा, पीएम शहनवाज देंगे बयान। मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया। दिल्ली आबकारी नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट को पीएसी को सौंपा गया। दिल्ली में लेडी डॉन जोया खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोलकाता रेप मर्डर केस में दिल्ली पहुंचे पीड़िता के माता पिता सीबीआई डायरेक्टर से करेंगे मुलाकात। एकनाथ शिंदे का उद्धव राहुल पर निशाना, कहा खुद को हिंदूवादी कहने वाले कुंभ में क्यों नहीं गए। गुजरात बड़ौदा में 60 साल के बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर ने 16 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में हंगामा, मंच पर ही आपस में भिड़े कार्यकर्ता, मदन राठौर रहे मौन। आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, तत्काल मिलने का मांगा समय। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बाद सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 10 अंक चढ़ा, निफ्टी नीचे गिरा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले भव्य महाकुंभ का समापन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन इसका असर लाखों दिलों पर हमेशा रहेगा। इस महान आयोजन में जहां एक ओर आस्था और शक्ति ने श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम की ओर खींचा, तो वहीं दूसरी ओर ये महाकुंभ भारत की एकता और शक्ति का भी प्रतीक बन गया। ये सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक विशाल महायज्ञ था, जहां हर एक श्रद्धालु ने अपने दिल से एकता और भाईचारे की डुबकी लगाई। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया और इस दौरान व्यवस्थाओं में हुई थोड़ी सी कमी के लिए जनता से माफी भी मांगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, ये आयोजन इतनी विशालता में हुआ कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अगर हमारे किसी कदम में कोई कमी रह गई हो तो मैं गंगा माँ से और यमुना माँ से और सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हमें माफ़ करें, और अगर श्रद्धालुओं की सेवा में कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं जनता जनार्दन से भी माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि महाकुंभ जो दृश्य था वह किसी महाकाव्य से कम नहीं था। लाखों श्रद्धालु हर उम्र, हर पृष्ठभूमि से संगम की पवित्र धाराओं में डुबकी लगाने पहुंचे थे, और ये संख्या वो थी जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। अमेरिका की आबादी से भी 2 गुना लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय समाज की एकता, सामूहिकता और शक्ति का जीवंत उदाहरण था। जब संगम में श्रद्धालु एक साथ डुबकी लगा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि समूचा देश एक ही धारा में बह रहा हो। वहीं इसके अलावा महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी भी अलर्ट नजर आए। महाकुंभ के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम के तट पर सफाई अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अरेल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा के तटों से कूड़ा कचरा उठाया, फिर गंगा पूजन कर श्रद्धालुओं के कल्याण की कामना की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करते हुए ऐलान किया कि सभी स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा और उनके वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा सफाई कर्मियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का फैसला लिया गया, जिससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये पहल केवल उनकी मेहनत का सम्मान नहीं थी, बल्कि समाज के हर तबके को अपने अधिकारों की ताकत महसूस कराने वाली एक कड़ी थी।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में महाकुंभ के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने का निर्देश भी दिया। उनका उद्देश्य था कि इस महाकुंभ के असर को सही ढंग से समझा जाए ताकि भविष्य में ऐसे आयोजनों को और भी बेहतर और प्रभावशाली तरीके से आयोजित किया जा सके। देखा जाए तो ये महाकुंभ न सिर्फ आध्यात्मिकता का पर्व था, बल्कि ये हमें बताता है कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति, उसकी आस्था और उसकी एकता में ही है। जब भी हम अपने देश की महानता को सही मायनों में समझते हैं तो ये महाकुंभ जैसे आयोजन से ही इसकी असली पहचान मिलती है। अब जब महाकुंभ का समापन हो चुका है तो ये हम सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़कर गया है। ये आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक संदेश है। जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अगले प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अब राजनीतिक गलियारों में बहस बन चुकी है। एक तरफ मार्च के पहले सप्ताह में अध्यक्ष की घोषणा होने की संभावना है तो दूसरी तरफ सवाल ये है कि आखिर वो कौन होगा जो इस वक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालेगा और पार्टी को 2027 की विधानसभा चुनाव की ओर एक नई दिशा दिखाएगा। ये सवाल सिर्फ प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसे नेता की तलाश में है जो करिश्मा कर सके, जोश भर सके और नेतृत्व क्षमता से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की चुनौती बेहद कठिन होने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा चेहरा चाहती है जो न केवल चुनावी रणनीति में माहिर हो बल्कि कार्यकर्ताओं के दिलों में फिर से जोश और विश्वास जगा सके। 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष सिर्फ जातीय समीकरणों के हिसाब से न चुना जाए बल्कि उसे संगठन की मजबूती और सरकार के साथ तालमेल पर पूरा फोकस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सूत्रों की माने तो पिछले कुछ अध्यक्षों के कार्यकाल में संगठन और सरकार के बीच तालमेल की काफी कमी देखने को मिली थी। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में सत्ता आई, लेकिन उनके बाद पार्टी की जिम्मेदारी महेंद्र नाथ पांडे और स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं के पास रही, जिनकी कार्यशैली को लेकर कई बड़े सवाल उठे। फिर भूपेंद्र चौधरी जैसे जाट नेता ने कमान संभाली, लेकिन उनके कार्यकाल में पार्टी को लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे नहीं मिल सके। अब भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो न सिर्फ जातीय समीकरणों में फिट हो बल्कि संगठन और सरकार के बीच की खाई को पाट सके और पार्टी को मजबूत कर सके। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कौन हो सकता है उत्तर प्रदेश की बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष। पहला नाम स्वतंत्र देव सिंह का है। एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जताने वाले स्वतंत्र देव सिंह की छवि भारतीय जनता पार्टी के करीबी और योगी आदित्यनाथ के समर्थन से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या राष्ट्रीय नेतृत्व उनके नाम पर सहमत होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा नाम भूपेंद्र सिंह चौधरी का है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट नेता भूपेंद्र चौधरी ने पहले भी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, लेकिन उनका कार्यकाल पार्टी के प्रदर्शन को लेकर मिला जुला रहा। क्या वो फिर से इस जिम्मेदारी के लिए फिट होंगे, ये बड़ा सवाल है। फिर भी उनके नाम की चर्चा एक बार फिर है। तीसरा नाम हरीश द्विवेदी का है। ब्राह्मण समाज से आते हुए हरीश द्विवेदी की कार्यशैली, संघ के साथ अच्छे संबंध और केंद्रीय नेताओं के साथ सटीक तालमेल उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बताता है। चौथा नाम बीएल वर्मा का है। लोधी समाज से आने वाले बीएल वर्मा की संघ से करीबी और केंद्र में प्रभावी भूमिका उन्हें एक आकर्षक विकल्प बताती है। उनकी उपस्थिति पार्टी को अपनी जड़ों से जोड़ने में मदद कर सकती है। देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। जैसे भी बीजेपी को संगठन को कोई नई दिशा देने के साथ साथ पार्टी को सत्ता और संगठन के बीच सही तालमेल बनाने में मदद करेगा। ऐसा नेता जो न केवल कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो बल्कि जनता के बीच भी एक मजबूत साख बनाए रखे, वही भारतीय जनता पार्टी का अगला चेहरा हो सकता है।
भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष जो भी होगा उसे 2027 के विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। पार्टी ये अच्छी तरह समझती है कि अब वह उसी नेतृत्व को अपनाएगी जो संगठन को एकजुट रख सके, सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बना सके और फिर से पार्टी को चुनावी जीत की ओर अग्रसर कर सके। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता पीडीए के नारे के साथ मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए उनका संगठन काफी मजबूत होगा। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत करिश्माई नेता की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर भाषा विवाद पर अपना कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को स्टालिन ने कहा कि वो तमिल और तमिल संस्कृति की रक्षा करने के लिए हर हाल में तैयार हैं। उन्होंने कहा, हिंदी को थोपने की कोशिश होगी तो हम इसका विरोध करेंगे। हिंदी एक मुखौटा है, असली चेहरा संस्कृति का है। स्टालिन ने उसे केंद्र सरकार का एक चालाक दांव बताया जो हिंदी को काफ़ी भाषाओं पर हावी करने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि पिछले कुछ सालों में हिंदी ने 25 उत्तर भारतीय भाषाओं को हड़प लिया है और अब तमिल जैसे क्षेत्रीय भाषा को दबाने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि ये भाषा विवाद तमिलनाडु में नया नहीं, केवल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये फिर से गर्मा गया है। साल 2020 में जब नई शिक्षा नीति एनईपी लागू हुई तो ये विवाद और बढ़ गया। स्टालिन ने साफ कह दिया कि वो तमिल भाषा को ही हिंदी के दबाव में नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर केंद्र 10,000 करोड़ रुपए भी दे तो भी इस नीति को तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नई शिक्षा नीति है क्या। दरअसल न्यू एजुकेशन पॉलिसी साल 2019 में लागू हुई थी। नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, जिसमें हिंदी भी शामिल है। इस नीति के तहत बच्चों को हिंदी समेत 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहली भाषा राज्य की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा कोई अन्य हो सकती है। अब तमिलनाडु का विरोध मुख्य रूप से हिंदी को दूसरी अनिवार्य भाषा बनाए जाने को लेकर है। स्टालिन का कहना है कि ये नीति तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल को कमजोर करने का प्रयास है और वह इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। तो अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये तेवर केंद्र सरकार को चुनौती दे रहा है और इस मुद्दे पर राज्य में सियासी तूफान आ सकता है। देखा जाए तो स्टालिन ने अपनी ओर से सियासी जंग का ऐलान कर दिया है, जैसे कि वो भाषा की ध्वजवाहक सेना बन गए हों। उनकी जुबान पर तमिल नहीं तो कुछ नहीं का नारा गूंज रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर हिंदी से नफरत क्यों? इसी नफरत के कारण आज भी दक्षिण भारत में उत्तर भारत के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। और अगर बात करें हिंदी की तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये देश की एक प्रमुख भाषा है और इसे सीखना फायदेमंद हो सकता है। उनकी आज भी देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में हिंदी ही बोली जाती है और ये मसला बहुत बड़ा है। इस पर सरकार को सोचना होगा और जो देश के लिए सही है वही करना होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। कुंभ मेला जो हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को एक साथ एकत्र करता है, समाज में भेदभाव को समाप्ति का प्रतीक बन गया। यहाँ लाखों लोग, चाहे वो अमीर हों या गरीब, उच्च जाति के हों या नीच जाति के, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, सही बिना किसी भेदभाव के एक ही पवित्र नदी में स्नान करते नजर आए। ये अनोखा दृश्य हमें ये सिखा गया कि असल समाज वही है जहाँ किसी के साथ भेदभाव न हो, जहाँ हर व्यक्ति को समान सम्मान मिले और अवसर मिले। कुंभ मेला हमें ये प्रेरणा दे गया कि अगर हम अपने समाज में समानता और भाईचारे की भावना को अपनाएं तो हम एक समरस, सशक्त और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं, जहां हर इंसान को उनके अधिकार मिलते हैं, ना कि उनके जन्म, जाति या धर्म और भाषा के आधार पर। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।
हर खबर आपके साथ, आपके